हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2017 का जो थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर है बीटीसी का, डीएलएड का। तो उसके क्वेश्चन क्या थे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि यदि 16:8 और प्रोपोर्शनल 8:x, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो मध्य पद हमारे क्या है, 8 और 8, तो 8 और इंटू 8 बराबर, यहाँ पर बाह्य पद क्या है हमारे, 16 इंटू एक्स है। तो 16 इंटू एक्स है तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 8/16 और इज इक्वल एक्स। तो 8 2 जा 16 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। मान लीजिए एक ये वृत्त है और इसका ये चाप है, हम कोई भी एक चाप ले लेते हैं और उसकी एक जीवा, तो एक हमने ये जीवा ले लिया। अब इसके द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा। तो इसके द्वारा घिरा हुआ ये, या तो ये भाग हो सकता है और या तो ये भाग हो सकता है। तो दो भाग ये डिवाइड है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। हाँ, अगर यहीं पर क्या होता है कि अगर कोई त्रिज्या से अगर हमारा घिरा हुआ भाग है तो फिर वो त्रिज्यी खंड हो जाता है। जैसे कि अगर एक सर्कल हमारा ये दिया हुआ है और इसको हमने क्या किया, दो त्रिज्याएं ये दी हैं, एक त्रिज्या ये और एक ही त्रिज्या, तो ये वाला जो भाग होगा फिर ये त्रिज्यीखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा वृत्तखंड। क्या पूछा था, चाप और उसकी जीवा। तो ये चाप हो गया और उसकी ये जीवा हो गई, इससे घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 5xy और +4xz और 5x³ का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में। तो इन तीनों में कॉमन मिल रहा है हमें x, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, x होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। तो किसी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर घनाभ में शीर्ष हमारे होते हैं कितने, 8 होते हैं। कितने होते हैं, घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। जैसे शीर्ष मतलब उसके कोने, शीर्ष मतलब उसके कोने। तो यहाँ पर देखिए ये घनाभ है, तो एक ये इसका कोना है और एक कोना ये है और एक कोना ये है और एक कोना ये है। तो 4 ये ऊपर हो गए और 4 ही क्या होंगे, नीचे हो जाएंगे। तो कितने कोने होते हैं, 8 होते हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। और अगर हम कोरों की बात करें, कितनी कोर होती हैं, तो कोर 12 होती हैं। 1 2 3 4, 4 ये ऊपर हो गई, 4 नीचे और 4 इस साइड और 4 इस साइड। तो 12 कोरे होती हैं और कितनी, 8 इसके शीर्ष होते हैं। फलक की बात करें तो 6 इसमें फलक होते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या पूछा था, शीर्ष कितने होते हैं। तो शीर्ष की बात है, शीर्ष यहाँ पर कितने होते हैं हमारे, 8। कितने होंगे, 8 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि परिमेय संख्या 3/5 में से बड़ी संख्या क्या है। तो 3/5 से बड़ी इसमें से क्या है, तो ये तो माइनस में है तो ये तो छोटी में ही होगी। ठीक है, ये इसमें क्या किया है कि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी 10 बना लेते हैं। तो अगर हम 10 इसको बनाएंगे तो 3/5 है, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/10 आया। अब यहाँ से पता कर लीजिए कौन सी होगी बड़ी संख्या। तो ये तो 4/10, ये छोटी है, 6/10 ये तो बराबर है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही होगा डी। कौन सा होगा, डी। 7/10 क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है। तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब इसके पास में लाभांश शेयर किस मूल पर दिया जाता है। तो लाभांश शेयर जो है नॉमिनल वैल्यू पर। अब ये आपके ये 5 तो यहाँ पर MCQ क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी थे। अब ये अधिलघुत्री क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो लाभांश किस शेयर पे दिया जाता है, नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th क्वेश्चन में चलते हैं। और 7th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में है कि यदि समुच्चय A बराबर 2 3 5 7 9 और 11 13 दिया है और B बराबर ये दिया है, तो इसमें A इंटरसेक्शन B पूछा है। क्या पूछा है, A इंटरसेक्शन B।
तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 तो कॉमन है नहीं, और 5 एक कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी है, और इसके बाद में 9 यहाँ पर है तो 9 भी है, और इसके बाद यहाँ 13 है तो यहाँ पर भी 13 है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें कॉमन। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, ए ओवेनिस्ट बी जो आएगा वो क्या आएगा, 5, और इसके बाद में क्या है 9 और 13। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर यूनियन की बात करेंगे तो सारे नंबर आ जाएंगे जो कॉमन हैं, वो भी 1 टाइम से ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 9a² माइनस 24a प्लस 18a³ को 3a से भाग करिए। तो 3a से भाग करना है, सीधा से इसको भाग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। इन तीनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 3a हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3a कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, और a और माइनस 3 8 जा 24। यहाँ पर a अकेला है तो 8 आएगा, और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 6 जा 18, और a² बच जाएगा। और नीचे आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करना था किससे, 3a से, 3a से काट देंगे तो ये आ जाएगा। इसका जो भागफल आएगा वो आ जाएगा 3a 8 + 6a²। ठीक है, तो ईजिली ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके, और अतिलक उत्तरी है ये, तो आप इसको कॉलम बनाकर भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें से आपके पास हैं, तो कॉलम बनाकर भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घंटे और 15 मिनट का 45 मिनट के से अनुपात ज्ञात करिए। तो पहले ये 2 घंटे और 15 मिनट दिया, तो पहले इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 घंटे और प्लस 15 मिनट, कितना 15 मिनट, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं, और इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके साथ में, 45 के साथ में। 45 मिनट दिया था, मिनट के साथ में। तो 2 × 60 और प्लस 15, तो 60 × 120, 120 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 135। 135 का हमें रेशियो निकालना है किसके साथ में, 45 के साथ में। तो इजीली आप निकाल सकते हैं 45 के साथ में, 15 से काट दीजिए। 15 9 जा कितना हो जाएगा, 135, 15 × 45, 3 × 9, तो क्या आ जाएगा 1:3, कितना आ जाएगा 3:1। इसका ऑप्शन जो होगा ये आंसर आएगा 3:1। तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको रेशियो में यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप जब यूनिट सेम होगी तभी उसको आप अनुपात में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज्योमेट्री से आपको लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आपको दीर्घोत्तरी मिल जाता है, और एक आपका लघुत्तरी में भी मिल सकता है क्वेश्चन। देखिए होता ये ज्योमेट्री का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिए गए ओ यहाँ पर क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और ओ बी सी जो दिया है वो 40 दिया है। ओ बी सी कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो बी ए सी पूछा है, बी ए सी ये एंगल पूछा है। तो इजीली देखिए क्या है, यहाँ पर ओ बी और ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों बराबर होंगी, मतलब ओ बी बराबर ओ सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं हैं तो क्या होगा, बराबर होंगी। और जब ये बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी, या कर सकते हैं बी ओ सी ट्राइंगल ले लेंगे तो क्या होगा, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। और यहाँ पर बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी और सी इक्वल हो गए तो एंगल ओ यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ओ हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ओ और प्लस कितना आ जाएगा, ये भी, ये हमारा क्या होगा, ये भी 40 होगा। कितना होगा, ये 40 होगा। तो एंगल ओ प्लस 40 और प्लस 40 इज इक्वल 180। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल ओ और प्लस 80 तो इज इक्वल 180। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एंगल ओ इज इक्वल आएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। एंगल ओ जो है ये आ जाएगा, हमें 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 100। अब यहाँ पर देखिए, जब अगर किसी भी सेम आर्क पे, वृत्त पे किसी भी एक भी चाप पर अगर एंगल बनता है, सबटेंड करता है, तो जो सेंटर का एंगल होता है वो डबल होता है अदर जगह जो सबटेंड एंगल होता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 होगा। तो बी ए सी पूछा था, बी ए सी क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल
BAC इज इक्वल हाफ एंगल क्या BOC, एंगल BOC, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल BAC बराबर 1/2 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से 50। तो एंगल BAC बराबर 50 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। BAC कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 12th क्वेश्चन है। हाँ, 12th क्वेश्चन क्या आएगा, ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 की पावर 5 और इंटू 16 की पावर -2 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 की पावर 5 है और इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 2 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं 4 और इंटू में -2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। तो 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये डिवाइड का साइन है तो इसका अगर रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू का साइन आ जाएगा और 2 की पावर कितना आ जाएगा, +3 हो जाएगा। क्योंकि -3 है, पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। तो आप देखिए बेस सभी का क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 5 - 8 और +3 तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0। कितना आएगा, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो ईंट की लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, मोटाई दी है 7.5 सेंटीमीटर। और 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी। तो पहले यहाँ पर हम दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। दीवार का आयतन क्या होता है, दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ 5 मीटर है और इंटू, तो 5 मीटर को पहले हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ईंट की सेंटीमीटर में, तो दीवार की भी कितनी में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 100 और इंटू 3.5 और इंटू 100 और इंटू इसकी जो ऊंचाई दी हुई है ये कितनी थी, ये 33। तो ये तो सेंटीमीटर में है तो इसको तो कुछ करना नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 500 और इंटू ये 350 और इंटू 33, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। एक ईंट का आयतन, तो एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 इंटू 10 और इंटू 7.5। अब इसमें क्या निकालना है, हमें संख्या निकालनी है। एक ईंट की लंबाई दी है तो कितनी, तो दीवारों ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, दीवार का आयतन, आयतन दीवार आयतन और अपॉन एक ईंट का वॉल्यूम, एक ईंट का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, एक ईंट का ये हो जाएगा 500 और इंटू 350 और इंटू 33 और अपान में आ जाएगा 25 इंटू 10 और इंटू 7.5। तो सीधे से इसको हम क्या करते हैं, एक जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। ये तो यहाँ पर हम इसको एक डेसिमल है तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगा तो 75 बचेगा और इसको हम 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये जो 20 आ गया तो इसको हम काट सकते हैं, इससे 5 से काट देते हैं तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और पचम 25, 15 आ जाएगा ये। और 5 से इसको काट दिया, 5 को 20 आ जाएगा। 15 से इसको काट दीजिए, 15 सत्ते 15 दूनी 30, 15 5 3 15 और 5 से इसको हम काट दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 5 3 16 इंटू और मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके बाद में इस 3 को भी हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसका ईंटों की संख्या, इसकी ईंटों की संख्या आ जाएंगी कितनी, 100, कितनी आ जाएंगी ईंटों की संख्या लगभग में हमारी आ जाएंगी, डिवाइड करने पर
3080 कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इसमें से कुछ नहीं है, 30 और 80 आ जाएंगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5000 है, और इसके बाद में आर जो है इसका दिया हुआ है, आर कितना दिया है, 10% है, और इसके बाद में इसका टाइम जो दिया हुआ है वो कितना है, एन, इसको लिख देते हैं 3 वर्ष, ठीक है। और इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये तो सीधे आप फार्मूला लिख सकते हैं, और या तो एक एक करके आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से ए निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल पी और 1+r/100 पावर में n। तो यहाँ से p हमारा 5000 है, और 1+r, r कितना दिया हुआ है, 10 है, और अपॉन 100 पावर में n कितना है हमारा, 3 ईयर्स है। तो 10 से इसको हमने काट दिया, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, 5000 और ये 10 1 जा 10 1 11/10, ये लगभग सभी को आना चाहिए, बेसिक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5000 और इंटू 11/10 इंटू 11/10 और इंटू में 11/10। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दिया, और 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का 13 31 होता है, तो 5 इंटू 13 31, इसका मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16 और 5 1 5, कितना आ जाएगा 665 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया, यहाँ पर 665 आ गया। तो सी आई इज इक्वल क्या लिखेंगे हम, ये हमारा अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा है 6655 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5000 है। तो 5000 जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1655 आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आसान था इसमें। आगे इसी में टाइम निकालने के लिए आता है, तो मैंने वीडियो और भी पड़े हुए हैं जिसमें मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, और मिश्रधन, मूलधन, सारी चीज़ें आपको वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा जा करके, डीएलएड के और भी वीडियो। तो ये तो सिंपल था, आपका 2017 में आया था वो पेपर। और इसके बाद में आपका आता है 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12y² - y और -1 का गुणनखंड करना है। तो इसके क्या करते हैं, ये इसका जो गुणांक होता है और ये इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 एकम 12, 12 के हम गुणनखंड करेंगे, जो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने से, और मल्टीप्लाई करने से 12 मिलना चाहिए। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 12y² माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 - 3 और y और -1। तो यहाँ से आ जाएगा 12y² माइनस का 4y और प्लस का 3y और माइनस का 1। तो यहाँ से 12y क्या करते हैं, 4y कामन ले लेते हैं। तो 4y कामन आएगा तो 3y माइनस कितना आएगा, 1 आएगा, और प्लस का 1 कामन लेते हैं तो यहाँ से आएगा 3y माइनस 1 आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें 4y प्लस 1, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3y माइनस 1। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल फैक्टर था, ईजिली आप कर सकते हैं इनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 50 समांतर मार्ग निकालना है। इसमें से सारणी तो मैंने लिखा नहीं, सारणी देखिए, सारणी में क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है जिसमें से इसका डेटा दिया हुआ है, क्या है, यहाँ पर भार दिया हुआ है, और इसके बाद में यहाँ पर वेट दिया है, हम वेट लिख देते हैं, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो बारंबारता दी हुई है, कितना है, 40 है, और 42 है, 43 है, 44 है, 45 है। तो ये इस तरीके का हमारा दिया हुआ है इसमें। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, सबको समांतर मार्ग निकालना आना ही चाहिए, और आपको ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें ज़रूर मिल जाएगा। तो ये 4, 12 और 18 और 10 और इसके बाद में 6 दिया है। तो इसका ये हमारा डाटा दिया था। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ईजिली इसकी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स, जिसको हम वेट लेते हैं। तो यहाँ पर वेट है 40 और 42, 43 और फिर इसके बाद 44 और इसके बाद 45, और इधर ये हमारा आ जाएगा फ्रिक्वेंसी, छात्रों की जो संख्या है कितनी है, 4 है और 12 है और 18 है, फिर इसके बाद 10 है और इसके बाद में क्या है, 6 है, ठीक है।
तो अब यहाँ से हम निकालते हैं एफ एक्स। क्या निकालते हैं? एफ एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चौको 16, 160 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 24 और हासिल 2, और तो ये आ जाएगा 504 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 774 और 440 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके साथ में तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये n निकाल लेते हैं। तो n फ्रिक्वेंसी ऊपर दिया ही था हमारा, कितना था ये? 50 स्टूडेंट थे, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। और इसके बाद में हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा? टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2148 आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अब हमें क्या निकालना था? मीन निकालना था। तो ए से भी लिखते हैं या एक्स बार से भी लिख सकते हैं, दोनों से। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। ठीक है, तो इसको हम सिग्मा एफ भी लिखते हैं और या एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2148 जो इसका सम आया है। और अपान में सिग्मा एफ हमारा कितना है? 50 आता है। 50 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? लगभग में हमारा आ जाएगा 42.96 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये आपका इसमें ज्योमेट्री में लगभग में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसको क्या है कि 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वृत्त खींचना है। तो पहले हमने क्या किया? एक 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया। इसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और फिर इसके बाद में हमने क्या किया है? एक P पॉइंट लिया गया है। वो कह रहा है त्रिज्या का वृत्त खींचिए और एक बिंदु P लीजिए जो P तो ये हमने P एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, P का कोई मेजरमेंट नहीं दिया तो हमने P अपने हिसाब से इसको ले लिया। अब इसको क्या करते हैं? इसका परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे तो इधर काटेगा और इधर से एक आर्क लगाएंगे तो एक इधर कटेगा। जब यहाँ पर हम कंपास रखेंगे तो इधर से एक आर्क लगेगा और एक इधर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये काट दिया जाएगा। किसको? P पॉइंट को। तो ये जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस इधर होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये हम सेंटर लेंगे और इतनी त्रिज्या लेकर के एक हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये दोनों चीज़ें सेम है। इसमें छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? ये बाइसेक्ट करता है। जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी। अब ये हम त्रिज्या लेकर एक हम क्या करेंगे? सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो जब इसको हम सर्कल ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये यहाँ कंपास रखेंगे और यहाँ से कंपास रख करके एक हमने सर्कल एक ड्रा कर लिया। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला सर्कल, तो वहाँ से क्या करेंगे? ये एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ये टेंजेंट P पॉइंट पे होगी और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ से एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये दो टेंजेंट हैं, एक P टेंजेंसी, ये एक T चीज। तो कुछ नहीं, यहाँ पर पहले हमने एक वृत्त खींचा, वृत्त पे एक पॉइंट P लिया जो कि बाहर है वृत्त के, और उसका लंबार्धक किया आधे से अधिक दूरी लेकर के, और फिर एक सर्कल बनाया और जहाँ पर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हमने क्या कर दिया? टेंजेंट स्पर्श रेखा को खींच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि लखनऊ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लखनऊ और लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात दिया हुआ 3:8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 3:8 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, लखनऊ से कानपुर मतलब लखनऊ टू कानपुर और लखनऊ टू क्या दिया हुआ है? इलाहाबाद दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से, तो ये हमारा जो दिया हुआ है वो 3x ले लेते हैं और ये जो दिया है वो 8x ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये 200 किलोमीटर दिया है। किसकी दूरी? लखनऊ से इलाहाबाद की। मतलब लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है? 8x है और 8x किसकी इक्वल है? 200 की है। तो क्या हो जाएगा? 200 इज इक्वल 8x। यहाँ से x निकाल लीजिए तो 200/8 इज इक्वल x। तो कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16 और यहाँ पर आपका बचा 4 और 8 5 40। तो x कितना आ गया? 25 आ गया। x कितना आ गया? 25 आ गया। उसने डिस्टेंस पूछा है लखनऊ से कहाँ तक की? कानपुर से।
तो लखनऊ से कानपुर की डिस्टेंस कितनी है, 3x है, तो 3 × 25 तो कितना आ जाएगा आपका 75 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर। तो ये आपका 2018 का 2017 का पेपर था, और अभी आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे लगातार 2016 का और 2018 का भी पेपर डिस्कस कर लेंगे। और बाकी आगे जो भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।